नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली इलेक्शन को लेकर अलायंस हो चुका है। अब बीजेपी का नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्योंकि यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अब स्ट्रांग हो गई है। पहले तो आपको पता है नेशनल कॉन्फ्रेंस वैली में ऑलरेडी स्ट्रांग थी, लेकिन जब से इन्हें अलायंस किया कांग्रेस के साथ तब ये जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू वाला रीजन जो है यहां पे भी स्ट्रांग हो गए। पहले सोचे आप, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस 35 सीटें ले सकती थी, अब यहां पर ये 50 सीटें भी ले सकते हैं, क्योंकि जम्मू की जो सीटें है ना, 20-25 जो सीटें जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू वाले रीजन की है, जो बीजेपी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। यहां पर कांग्रेस के साथ अलायंस करने के बाद यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस जो हुई है, इसके बाद यहां पर जम्मू वाले रीजन में यहां पर स्ट्रांग दिख रही है कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस के जो लोकसभा के इलेक्शन हुए तो इस बार कांग्रेस को यहां पर काफी ज्यादा वोट जो है पड़ा था। रमन भल्ला को यहां पर 4 लाख से ज्यादा वोट पड़ा था। तो समझ ले आप कि यहां पर रमन भल्ला को वो जो 4 लाख वोट पड़ा है, ये कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी से पड़ा होगा, कितने एरिया से पड़ा होगा। आप ये समझे जम्मू वाले रीजन में भी यहां पर कांग्रेस का बेस जो है स्ट्रांग हो चुका है। पहले से 2014 से अब देखा जाए तो यहां पर कांग्रेस का बेस स्ट्रांग हुआ है। यहां पर आपने देखा लोकसभा इलेक्शन में क्या क्या हुआ, लेकिन अब आपको बता दूं असेंबली इलेक्शन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस होने के बाद इनकी 50 से 55 सीटें आ सकती हैं, अब ज्यादा भी हो सकती हैं। अब आपको बता दूं यहां पर ये स्ट्रांग हो चुकी है। अब बीजेपी के पास क्या बचा है, बीजेपी ऐसा कौन सा मूव खेलना चाहेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि बीजेपी आगे क्या करेगी, बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि जम्मू वाले रीजन को जीतना यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए। इतना वैली से जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना जम्मू वाले रीजन से जीतना बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट है। बीजेपी को यहां से कम 22-23 सीटें जो है जीतनी है। तो उसके लिए यहां पर बीजेपी क्या करेगी, क्या स्ट्रेटेजी लाएगी, क्योंकि अभी देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस यहां पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली इलेक्शन में। अभी तो आपको यह भी बता दूं, इस हवाले से देखा जाता है कि यहां पर ये लोग आगे सरकार बनाने जा रहे हैं अपनी। कांग्रेस और ये जो अलायंस हुआ है इसके बाद यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बहुत स्ट्रांग हो गई है और बीजेपी बड़े ही डाउन है। पर अभी जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स में आगे क्या हो सकता है, क्या आगे कोई अलायंस हो सकता है, क्या बीजेपी यहां पर किसी और पार्टी के साथ अलायंस कर सकती है। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि बीजेपी का नेक्स्ट मूव क्या होगा, बीजेपी अपने आप को यहां पर स्ट्रांग कैसे करेगी। बीजेपी क्या जम्मू एंड कश्मीर की किसी और पार्टी के साथ अलायंस करेगी, क्या बीजेपी यहां पर अपनी पार्टी के साथ अलायंस करेगी, या डीपीएपी के साथ अलायंस करेगी, या फिर मेन प्लेयर यहां पर बीजेपी यहां पर पीडीपी के साथ अलायंस करेगी, क्योंकि वो उनके साथ ही पहले भी रह चुके। जो पिछली सरकार थी वो तो वैसे भी बीजेपी और पीडीपी की थी। क्या यहां पर पीडीपी और बीजेपी का अलायंस हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने और यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अलायंस कर दिया हुआ है। तो अब सवाल ये पैदा होते हैं कि बीजेपी क्या पीडीपी के साथ अलायंस करेगी, क्या बीजेपी ऐसा क्या करेगी, क्योंकि उसको वैली वाली साइड भी सीटें जीतनी है। क्या यहां पर बीजेपी बैकडोर से अलायंस कर सकती है पीडीपी के साथ, कि अगर अभी आप चलो सोलो कि हम बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करेंगे तो बाद में जाकर हम कोई बात नहीं अलायंस कर लेंगे। ये सवाल तो पैदा हो रहा है, क्योंकि अभी तो यहां पर पीडीपी बिल्कुल भी बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहेगी, क्योंकि जो थोड़ी बहुत भी पार्टी रिवाइव हो रही है वो भी यहां पर रिवाइव नहीं हो पाएगी। बीजेपी के साथ अगर अलायंस अभी कर लेती है पीडीपी तो वहां पर लोग इनको 4 वोट भी नहीं देंगे, 2 सीटें जितनी इनके लिए मुश्किल हो जाएंगी। जब से आपको पता है 370 टूटा उसके बाद से यहां पर पीडीपी को कोई भी ट्रस्ट नहीं करता है। तो अभी भी अगर लोग थोड़े बहुत जो वोट भी देंगे वहां पर जो अपना ये बेस वापस ला रहे हैं, जो स्ट्रांग कैंडिडेट्स को अपनी पार्टी में लाकर पार्टी को स्ट्रांग करने की कोशिश की जा रही है, रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है पीडीपी की तरफ से। अगर यहां पर बीजेपी के साथ अलायंस ये ओपनली कर लेते हैं तो इनको वो भी जो है वोट वहां पर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, इनका बुरा हाल हो जाएगा। पर यहां पर अगर ये अभी चुप रहकर एक अपनी जो है लड़ाई लड़ते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में फाइट करते हैं और कुछ सीटें जीत जाते हैं, ऐसे सोच लें अगर पीडीपी 20 सीटें जीत जाती है जम्मू एंड कश्मीर से, तो आपको बता दूं जम्मू वाले रीजन से और इधर उधर से बीजेपी अगर 32 या फिर 30 सीटें जीत जाती है या फिर 25 सीटें भी जीत जाती है, तो दूसरी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर 40 सीटें जीतती हैं, पीडीपी और बीजेपी मिलकर यहां पर सरकार बना सकते हैं दोबारा। ये एक स्ट्रेटेजी जो है ये हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। तो बोलते हैं ना कि जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स में क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, यहां पर बीजेपी और पीडीपी का दोबारा से अलायंस हो सकता है, क्या यहां पर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस के बाद यहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। तो आपको बता दूं ये भी कुछ रीजन में है, आपको बता दूं बीजेपी भी बड़ी स्ट्रांग है कुछ एरियाज में, जैसे आप चले जाए रजौरी के कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है अभी बीजेपी। वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐसे
ऐसे कैंडिडेट्स को वहां पे उतारने की बात कर रहे हैं जिनको कोई मानता ही नहीं है, जिनको वहां पर 50 वोट देने से भी लोग बोलेंगे भाई इनको क्यों दें, जिनने वहां पर काम ही नहीं किया, जो वहां पे डीडीसी रहे, कोई यहाँ पर कोई बीडीसी रहा है, डीडीसी रहा है, जिनको अपनी पार्टी में शामिल किया गया यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। अच्छे अच्छे लीडर्स को पीछे छोड़कर ऐसे ही लीडर्स को लाकर वहाँ पे ज्वाइन किया, क्योंकि वहाँ पर उनको किसी ने सिफारिश की, यहाँ पर किसी बड़े नेता का जो एमपी बना है उसका इन्फ्लुएंस हुआ, ऐसा कुछ होकर वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने आप को कमज़ोर कर रही है। पर आपको यह भी बता दूं, रजौरी वाली साइड बीजेपी 1 से 2-3 सीटें तो कंफर्म जीतने वाली है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। रजौरी पुंछ वाले रीजन में 8 सीटें, तो आप समझ लें वहां पर 3-4 सीटें, 3-4 भी नहीं 5 सीटें जो है यहां पर बीजेपी ले सकती है, पॉसिबिलिटी है वहां पर। तो आपको बता दूं जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी जब से अलायंस हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, कांग्रेस काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है। और आपको बता दूं यहां पर जो बीजेपी है, बीजेपी ने इस अलायंस पे सवाल उठाए। यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपको पता ही है अपने मैनिफेस्टो में रखा हुआ है कि हम 370 को वापस लाएंगे। वो एक टाइप से उन्होंने बयानिया ही बनाया है, वापस तो आपको पता है ला नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो आपने पढ़ा होगा कि क्या क्या फैसले हुए। तो यहां पर जो 370 को वापस लाने की बात है, ये तो ऐसी बात है, इसके बारे में आपको बता दूं ये ऐसे बोला गया, एक बयानिया बनाया गया, ऐसा होने नहीं वाला है। तो आपको बता दूं बीजेपी सवाल कर रही है कांग्रेस से कि आपका 370 पे क्या स्टांस है। अगर 370 पे क्या बोल रहे हैं आपकी, तो 370 जो टूटा वो गलत हुआ, तो 370 वापस दिया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर को। इस सवाल में कांग्रेस फंसती है, क्योंकि अगर कांग्रेस इस पे जवाब देती है कि नहीं नहीं यहां पर बहुत गलत हुआ है, 370 को नहीं तोड़ना चाहिए था, 370 को वापस देंगे, तो अगर यहां पर ऐसा कुछ करती है कांग्रेस, ऐसा बयान भी नहीं देते, वो इस बयान से बचते, तमाम बड़े लीडर से सवाल किए जाते, तो यहां पर इस सवाल से ये बचते। जब बीजेपी ने ये सवाल किया कि 370 का आपका क्या स्टांस है, वही बता दो, कांग्रेस की तरफ से इस पे कोई बयान नहीं आया है। जो 370 है, अगर इस पे कोई भी कांग्रेस का बंदा बयान देता है तो इस पे बवाल होता है, तो बाहर वाले लोग इनको पसंद नहीं करेंगे फिर। तो इस पे ये जो है 370 पे बिल्कुल कांग्रेस चुप है। अब राहुल गांधी ने स्टेटहुड को लेकर भी बात किया। राहुल गांधी ने बोला कि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड इलेक्शन के बाद जल्दी वापस दिया जाएगा, जैसे हमारी सरकार बनेगी बहुत जल्द यहाँ पर स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। तो आपको बता दूं इस पे भी ये जो स्टेटहुड को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टी स्टेटहुड वापस लाएंगे, ये जो बेच रहे ना, ये एक टाइप से आप सबको बेवकूफ़ बना रहे। मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको पता ही है पहले डिलिमिटेशन हुई, उसके बाद यहाँ पर असेंबली इलेक्शन होंगे और उसके बाद यहाँ पे स्टेटहुड वापस दिया जाएगा, ऐसा अमित शाह साहब का बोलना है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो स्टेटहुड जो है असेंबली इलेक्शन के बाद वापस मिलना ही है। पर यहां पर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज क्यों अपनी मैनिफेस्टो में डाल रही है स्टेटहुड वापस लाएंगे, क्योंकि पता है कि स्टेटहुड वापस आएगा तो बोलेंगे देखो जी हमने स्टेटहुड वापस लाया, ये हमारी सरकार बनी है तो हमने वापस लाया। तो ये क्रेडिट लेने की कोशिश करने के लिए मैनिफेस्टो में भी डाल रहे हो। हर पॉलिटिकल पार्टी स्टेटहुड की वापस कर रही है, स्टेटहुड तो वापस मिल जाएगा, पर ये लोगों को बेच रहे हैं कि स्टेटहुड भाई हम वापस लाएंगे। मुझे तो लगता है कि तमाम अवाम को अवेयर होना चाहिए कौन से यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स जो है, कौन सी पार्टी यहाँ पर अपने दोगले वादे किए जा रही है, कुछ भी ये पूरा नहीं करने वाले। इनके जो तमाम जो भी वादे हैं ये एक टाइप से आप समझ लें कॉपी मारा हुआ है। जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की स्कीम्स थी, जो उनका मैनिफेस्टो था, जो उनकी जो चीजें थी वो कॉपी मारकर यहाँ जम्मू एंड कश्मीर का मैनिफेस्टो बनाकर दिखाया जा रहा है। ये सिर्फ एक दोगले वादे, इनको आप अवेयर रहना इनसे कि ये जो तमाम इनने मैनिफेस्टो में लंबी लंबी बातें लिखी हैं, इनसे पूछना ये आप करवाओगे कि नहीं, इनसे साइन करवा के लो। जो तमाम आपके लीडर जो आते हैं ना आपके एरिया में एमएलए के इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग करने के लिए, उसे साइन करवा लो कि ये वादे तू पूरे करेगा कि नहीं। अगर नहीं करेगा तो उसके बाद आपका क्या हाल होगा वो भी नीचे एक पैराग्राफ में वो भी लिख देना, तो ताकि इनको पता चले कि जो आप वादे कर रहे हो ये आपको पूरे करने पड़ेंगे, ये खोखले वादे नहीं होंगे। तो अब आपको क्या लगता है यहाँ पर बीजेपी और पीडीपी का अलायंस हो सकता है? क्या बीजेपी यहाँ पर सोलो चलेगी? क्या पीडीपी भी यहाँ पर सोलो चलेगी? या पीडीपी चली जाएगी यहाँ पर इंडिया अलायंस के साथ, यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस के साथ चली जाएगी? सवाल बड़े हैं। अब आगे इस पे कोई बयान आएगा तो फिर पता चलेगा। असेंबली इलेक्शन को लेकर जम्मू एंड कश्मीर में सरगर्मियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। बैक टू बैक वीडियोस आती रहेंगी, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना। आपको डिटेल में और अच्छे तरीके यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली इलेक्शन में क्या हो रहा है वो मैं बताऊंगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ये वीडियो देखने के लिए।